थ्योरी जान लेना होगा। एक थ्योरी ये जानना होगा, इसको कहा जाता है, इस थ्योरी को थ्योरी ऑफ डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन। और ये थ्योरी है, लिखिए फर्स्ट पॉइंट, कि व्हेन अ सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड, व्हेन अ सॉल्यूशन इज diluted, its volume increases but number of mole of solute remains same। जब किसी सॉल्यूशन में पानी मिलाकर, सॉल्वेंट मिलाकर डाइल्यूट करते हैं तो उसका वॉल्यूम तो बढ़ जाता है, लेकिन नंबर ऑफ मोल सेम रहता है, यानी कि कांस्टेंट रहता है। नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट का कांस्टेंट रहता है। अब आप यूज करना है कि भाई मोलैरिटी हम लोग जानते हैं कि मोलैरिटी इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब एक बात बताओ, जब पानी मिला देंगे तो सॉल्यूशन तो डाइल्यूट हो गया, डाइल्यूट हो गया यानी कि मोलैरिटी भी बदल गया। पानी मिला दिए तो वॉल्यूम भी बदल गया, लेकिन नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट क्या रहा? बोलो ना, सेम रहा ना? तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट सेम रहा, यानी कि कांस्टेंट है। तो अब आप यहाँ पर मैथमेटिकली इसको क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, जो क्या है? कांस्टेंट है। तो क्या ऐसा कह सकते हैं कि m इंटू वी इक्वल टू कांस्टेंट? लेकिन ये फॉर्मूला कब यूज किया जाता है? ये फॉर्मूला कब यूज किया जाता है? इसका आंसर है जब सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड। जब भी सॉल्यूशन को डाइल्यूट किया जाए हम लोग इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं। तो m इंटू वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इसी से फॉर्मूला मिलता है कि m1 इंटू वी वन, मतलब पहला सॉल्यूशन का मोलैरिटी m1, पहला सॉल्यूशन का वॉल्यूम v1, दूसरे सॉल्यूशन का मोलैरिटी m2 और दूसरे सॉल्यूशन का वॉल्यूम v2। क्या होगा? दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट होगा। अगर फिर पानी मिलाकर एक तीसरा सॉल्यूशन बना लिए तो फिर कहिएगा उस तीसरे सॉल्यूशन का m3 इंटू v3, ये सब कांस्टेंट होगा, आपस में इक्वल होगा। तो इसी से फॉर्मूला आ गया m1v1 इक्वल टू m2v2, m1v1 इक्वल टू m2v2। m1 है मोलैरिटी, v1 है वॉल्यूम फर्स्ट सॉल्यूशन का, m2v2 है सेकेंड सॉल्यूशन का। अब देखो, अब सीधे इस क्वेश्चन को यहीं से बनाना शुरू करते हैं। मोलैरिटी पहला सॉल्यूशन का है 0.5, लिख दीजिए 0.5। वॉल्यूम है 30, लिखिए 30, इक्वल टू m2। m2 क्या है? कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट मोलैरिटी। तो m2 को कैलकुलेट करना है, तो यहां लिखिए m2 इनटू v2। अब v2 खोजिए, क्वेश्चन में कितना है? 500 है, 500।
तो अब सीधे मिल गया हम लोगों को, एक लाइन में सॉल्यूशन हो गया कि M2 इक्वल टू 0.5 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 500, तो ये हो जाएगा 0.03 m। वही आंसर है जो पहले उतना माथापच्ची करने के बाद आया था, लेकिन जब आप मैथमेटिकली समझ जाते हैं कि डाइल्यूशन का मतलब होता है कि नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट रहना, तो एक दूसरा फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं कि M1V1 इक्वल टू M2V2। और इसलिए जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन मिल जाए कि सॉल्यूशन को डाइल्यूट किया गया है, तो आप सीधे इस फॉर्मूला से शुरू कीजिए क्वेश्चन को सॉल्व करना। M1V1 इक्वल टू M2V2 और वैल्यूज को रख करके जो भी अननोन है उसका कैलकुलेशन। तो एक क्वेश्चन इस पे बनाओ मेरी तरफ से। 0.25 m NaOH solution of volume 200 milliliter is diluted to 1000 milliliter. Find molarity of solution. तो आपको दो सॉल्यूशन है दिया हुआ, एक का मोलरिटी है 0.25, इसको मान लीजिए M1, वॉल्यूम है 200 मिलीलीटर, इसको मान लीजिए V1, फिर वॉल्यूम बदल कर हो गया डाइल्यूट करने से 1000 मिलीलीटर, और फिर निकालना है मोलरिटी क्या होगा। तो जैसे ही आपको मालूम हुआ कि सॉल्यूशन मतलब क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन थ्योरी ऑफ डाइल्यूशन, तो आप सीधे फॉर्मूला यूज कीजिए M1V1 इक्वल टू M2V2। M1 is 0.25, V1 200, M2 पता करना है, V2 is 1000, और सॉल्व कर लीजिए। तो M2 इक्वल टू 0.25 इंटू 200 डिवाइडेड बाई 1000। ये तो 5 टाइम्स कैंसिल हो गया और ये होगा 0.05 m। एक आंसर तो आया है। अनुभव, हाँ बिल्कुल सही आंसर है अनुभव आपका, 0.05 m। ठीक, बहुत अच्छा। तो ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन क्लियर हो गया कि जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन हो तो हम लोग एक शॉर्टकट अप्लाई करते हैं, M1V1 इक्वल टू M2V2। एक बार क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं। कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया NH2CO NH2 required to prepare 2.5 kg of 0.25 molar aqueous solution। देखिए यहां तक तो आप आ गए ना, यूरिया का मोलर मास है 60, मोलालिटी है 0.25, वेट ऑफ सॉल्यूशन है 2500, और पता करना है वेट ऑफ सॉल्यूट। मोलालिटी का फॉर्मूला लिख लिए। अब क्वेश्चन में हम लोगों को वेट ऑफ सॉल्यूट निकालना है, और वेट ऑफ सॉल्वेंट भी नहीं दिया हुआ है। ये जो वैल्यू है 2.5 kg वो सॉल्यूशन का है, मींस सॉल्यूशन का वेट है 2500 ग्राम। तो जब सॉल्यूशन का वेट है 2500, तो सॉल्वेंट का वेट कितना होगा? तो ये हो जाएगा 2500 में से माइनस कर देंगे किसका वेट? सॉल्यूट का वेट। तो अब क्या करो, ऊपर बना देते हैं। ऐसा करो ना कि जब सॉल्यूट का वेट नहीं मालूम है, निकालना ही है, तो उसको x मान लो कि लेट वेट ऑफ
सॉल्यूट यानी कि यूरिया भी x ग्राम। तो सॉल्वेंट का वेट अब कितना मिल गया? तो सॉल्यूशन है 2500 ग्राम, उसमें से x ग्राम सॉल्यूट को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट मिल गया। वेट ऑफ सॉल्यूट x मान लिए हैं, सबको अब इस फॉर्मूला में रखिए। मोलालिटी है 0.25, मोलालिटी है 0.25 इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट x डिवाइडेड बाय मोलर मास 60 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, और वेट ऑफ सॉल्वेंट रखिए 2500 माइनस x। और अब ये जो इक्वेशन मिल गया इसी को सॉल्व कर लीजिए। आप कहिएगा तो हम भी सॉल्व कर देंगे, लेकिन अब ये सिंपल मैथमेटिक्स है, अब इसमें किसी तरह का कोई केमिस्ट्री नहीं है। अब एक सिंपल इसमें एक वेरिएबल हो गया x, उसको कैलकुलेट करना है, आप कर लेंगे। आपके क्वेश्चन देख लीजिए। कैलकुलेट A मोलैलिटी, B मोलैरिटी, C mole fraction of Ki if the density of 20% mass by mass aqueous Ki is 1.202 gram per milliliter। शुरू कीजिए बनाना, व्हाट्सएप कर दीजिए। और ये हो गया आंसर नंबर ए। निकालने का तरीका शुरू हुआ, 20% का मीनिंग निकाल लिए, तो सॉल्यूट हो गया वेट ऑफ के आई 20 ग्राम, वेट ऑफ सॉल्यूशन है 100 ग्राम, और सॉल्यूशन में किसमें घुलाया गया है, तो एक्वस मतलब वाटर में डिसॉल्व किया है। तो वेट ऑफ वाटर क्या 100 ग्राम होगा? नहीं ना, 100 ग्राम क्या है, सॉल्यूशन है, और उसमें 20 ग्राम तो पहले से सॉल्यूट है, तो बच गया 100 माइनस 20 मीन्स 80 ग्राम ऑफ वाटर। तो सॉल्यूट का वेट मिल गया, सॉल्वेंट का वेट मिल गया, तो अब आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं मोलालिटी। चलो क्वेश्चन नंबर ए बना लेते हैं। मोलालिटी का फॉर्मूला लिख लीजिए, मोलालिटी इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट। देखिए ये अपनी आदत बनाइए कि जब भी न्यूमेरिकल बनाएंगे तो फॉर्मूला को लिख करके ही न्यूमेरिकल बनाएं। ऐसी आदत रहेगी तो एग्जाम में भी आप हमेशा फॉर्मूला लिख करके बनाइएगा, क्योंकि फॉर्मूला लिख स्टेप मार्किंग में फॉर्मूला जरूर एक बार चेक किया जाता है। वेट ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट into 1000 by weight of solvent। वैल्यूज को पुट कीजिए। सॉल्यूट है 20 ग्राम, मोलर मास निकालो, दोनों को जोड़ लो तो हो जाएगा 166। तो 20 बाई 166 मल्टीप्लाइड बाई 1000, और वेट ऑफ सॉल्वेंट आया है 80, तो ये हो गया 80। क्वेश्चन नंबर ए बन गया। अब इस दोनों वैल्यू को यहाँ पर फॉर्मूला में रख दीजिए, आ जाएगा आंसर। मोल फ्रैक्शन ऑफ के आई इक्वल टू एन के आई है 20 बाई 166 डिवाइडेड बाई मोल्स ऑफ के आई अगेन 20 बाई 166 प्लस मोल्स ऑफ वाटर 80 बाई 80। सॉल्व कर लीजिए। तो टॉपिक है सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट्स, सॉलिड सॉल्यूट्स फिलहाल, इन लिक्विड सॉल्वेंट्स। सॉल्युबिलिटी को एस से डिनोट करते हैं। एक बहुत सिंपल एक्सपेरिमेंट से समझिए कि सॉल्युबिलिटी क्या होता है। मान लीजिए हम लोग
100 ग्राम H2O जो आपके घर में है वही लेकर के समझिए। सबके घर में वाटर होता है, बीकर नहीं होता, लैब में बीकर रहता है, लेकिन घर में हम लोग के पास बहुत सारा दूसरा दूसरा वेसल्स है जिसमें हम लोग एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। इसमें घुला दीजिए सॉल्यूट, जो आपके घर में बहुत आसानी से मिलने वाला सॉल्यूट है, वो है शुगर है, सॉल्ट है, NaCl, सोडियम, नमक जिसको कहते हो। तो मान लीजिए इसमें हम लोग शुगर मिला दिए, कितना मिला देते हैं, W1 ग्राम मिला दिए, तो ये बन गया सॉल्यूशन, क्योंकि सॉल्यूट इसमें डिसॉल्व हो गया, सॉल्यूट डिसॉल्व टू फॉर्म सॉल्यूशन। अब इसमें क्या करो, फिर से W2 ग्राम शुगर और घुला दो, और मान लो कि फिर ये पूरा डिसॉल्व हो गया, तो फिर बन गया सॉल्यूशन। क्यों सॉल्यूशन बन गया, क्योंकि अगेन सॉल्यूट डिसॉल्व्स। ऐसे ही घुलाते जाओगे तो क्या आप ये समझते हैं कि अपने घर में आपके पास जितना चीनी है सब इसमें घुला लीजिएगा 100 ग्राम पानी में? नहीं ना घुलाइएगा। तो इसके बाद मान लेते हैं, इसके बाद इस कंडीशन में सॉल्यूशन आ गया कि अब इसमें हम लोग थोड़ा सा भी 0.01 ग्राम, चुटकी भर न चीनी और मिलाइए, शुगर मिलाते हैं। लेकिन इसके मिलाने से क्या हुआ कि शुगर डज नॉट डिसॉल्व। पूरी बात समझिए। 100 ग्राम पानी लिए, थोड़ा अमाउंट में चीनी घुलाए, डब्लू चीनी यहाँ सॉल्यूट है, ये मत समझिएगा कि चीनी खाने का चीज है, जरूर खाने का है, लेकिन सॉल्यूट है, केमिस्ट्री में केमिकल है शुगर, वाटर भी केमिकल है। तो W1 ग्राम शुगर इस सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो गया 100 ग्राम में। डिसॉल्व करने के बाद अच्छा से फिर दोबारा और चीनी डिसॉल्व किए, मान लेते हैं वो भी डिसॉल्व हो गया, और उसके बाद बहुत स्मॉल अमाउंट में भी शुगर मिलाते हैं, तो अब वो डिसॉल्व होना बंद हो गया, अब डिसॉल्व नहीं हो रहा है। तो आपसे अगर हम पूछें कि टोटल वेट ऑफ शुगर डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम सॉल्वेंट यानी कि वाटर, तो आप कहिए ये कौन मुश्किल का सा क्वेश्चन है? बड़ा आसान क्वेश्चन है। दिस विल बी इक्वल टू W1 प्लस W2 ग्राम। इस जो पहला सॉल्यूशन है इसको मानिए सॉल्यूशन ए, इस दूसरे सॉल्यूशन को मान लीजिए सॉल्यूशन बी। तो जब ये बी सॉल्यूशन बन गया फाइनली, तो इसमें टोटल वेट कितना डिसॉल्व है, W1 प्लस W2, और इस कंडीशन में सॉल्यूशन है कि और सॉल्यूट वी कैन नॉट डिसॉल्व मोर सॉल्यूट इन दिस सॉल्यूशन। तो हम लोग कहते हैं कि सॉल्युबिलिटी ऑफ शुगर इक्वल टू W1 प्लस W2 ग्राम पर 100 ग्राम वाटर। वाटर के पर 100 ग्राम मतलब हर एक 100 ग्राम पानी में हम लोग मैक्सिमम W1 प्लस W2 ग्राम शुगर को ही डिसॉल्व कर सकते हैं। और ये पूरा एक्सपेरिमेंट मान लीजिए आप कर रहे हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर, मतलब यहाँ जब डिसॉल्व कर रहे हैं तो टेम्परेचर T है, यहाँ डिसॉल्व कर रहे हैं तब भी टेम्परेचर T है, आगे भी डिसॉल्व कर रहे हैं तब भी टेम्परेचर T है, टेम्परेचर में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है। अभी डिस्कनेक्ट हो जाएगा ना तो सब लोग दोबारा कनेक्ट हो जाइएगा। तो सॉलिबिलिटी मिल गया 100 ग्राम ऑफ 100 सॉरी W1 प्लस W2 ग्राम ऑफ शुगर पर 100 ग्राम ऑफ वाटर। तो अब सॉलिबिलिटी को डिफाइन कीजिए कि भाई यही है
W1 प्लस W2 जो मैक्सिमम वेट है जो कि यहाँ पर डिसॉल्व हो रहा है। तो यही इसका सॉल्युबिलिटी का डेफिनेशन है।